हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 7 के एक्सरसाइज के कुछ 19 जितने कर दिए। चलो 20 से रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या दिया है हमें? एक ऑक्सीजन हमें मॉलिक्यूल का मास दे रखा है एंड उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है और उसकी कुछ एवरेज स्पीड भी दे रखी है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 2/3 ऑफ इट्स लीनियर काइनेटिक एनर्जी। देन आवर इंटरेस्ट टू कैलकुलेट इट्स एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब हमें ओमेगा की कुछ कैलकुलेशन करनी है। चलो उसके लिए पूरा डेटा लिस्ट आउट कर दे कि मास दिया है हमें 5.3 into 10⁻26 kg. Okay. Then moment of inertia given as a 1.94 into 10⁻46 and its linear speed given as a 500 meter per second. And the most important thing given, its rotational kinetic energy is 2/3 of its linear kinetic energy. और हमें फाइंड करना है उसका ओमेगा। अगर हम बोल रहे हैं एंगुलर स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है एंड अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I omega square is 2/3 of its linear kinetic energy मतलब half mv square। ओके चलो अब यहां पर जो भी हम बोले द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का दे रखा है और सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें डायरेक्ट वैल्यू है उसकी, ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है, मास हमें दे रखा है, वेलोसिटी भी है। तब यहां पर सिर्फ हाफ कैंसिल करो एंड ओमेगा को पहले सब्जेक्ट कर दो। देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर अपॉन 3i। देन इफ वी से ओमेगा देन v स्क्वायर का रूट होगा v एंड बाकी जो बचेगा अंडर रूट में 2m अपॉन 3i। ओके देन व्हाट अबाउट द ओमेगा? v हमें दे रखा है 500 और बाकी जो उसका रूट ले ले देन 2 मास है 5.3 10⁻26 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1.94 10⁻46। तो ये 500 एज इट इज। अब यहां पर पहले अगर हम इसकी पावर की कैलकुलेशन कर दें देन -46 ऊपर जाएगा तो +46 +46 -26 इट इज 20 +20। अब इसका जो पावर है वो इवन मिल गया मतलब डायरेक्ट उसका रूट निकल सकता है। तो बाकी की कैलकुलेशन करो 2 into 5.3 divided by 3 divided by 1.94 it is 1.821। अब इसका रूट निकाल दे हम तो 1.821 उसका रूट इनटू 500 तो ये मिलेगा हमें 674। ओमेगा हुआ 674.7 इंटू 10⁻10 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ओमेगा जो है वो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 675 इंटू 10⁻10 रेडियन पर सेकंड। ये मिल गई हमें उसकी एंगुलर स्पीड। ओके
चलो नंबर 21 में क्या दे रखा है हमें? एक ऐसा स्लोप है जिसका एंगल कुछ हमें दे रखा है 30 डिग्री एंड उसके ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर बोला हुआ है जिसकी बॉटम पर उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड. देन हाउ मच इट कैन गो अप टू द स्लोप एंड द हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रिटर्न एट द बॉटम. दोनों चीज हमें पूछी. ओके तो चलो उसके लिए कुछ यहां पर हम ऐसे डायग्राम एज्यूम करें कि ये कोई भी एक ऐसा स्लोप जिसका एंगल हमें यहां पर दे रखा है 30 डिग्री और यहां पर कोई भी एक ऐसा सॉलिड सिलेंडर जिसकी इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है बॉटम कितनी 5 मीटर पर सेकंड. अब यहां पर बोला है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर तुम कोई भी पार्टिकल के लिए सोचो उसकी स्पीड वही होगी तो VCM लिखो या उसकी इनिशियल स्पीड लिखो सेम रहेगा. इट इज 5 मीटर पर सेकंड. चलो अब ये जो भी सॉलिड सिलेंडर है सपोज मैं ऐसा बोलूं कि वो यहां तक पहुंच सकता है. यहां पर पहुंचेगा तब उसकी जो फाइनल स्पीड है वो 0 हो जाएगी. मतलब इट कैन rise up to the height h. It can cover the distance d on the slope. Maximum यहाँ तक आ सकता है. तो हमें इसका डिस्टेंस चाहिए कि that how much it can move up to the slope. ऐसा हमें बोल रखा है तो d की कैलकुलेशन हमें करनी है. ओके इनिशियल स्पीड है. अब यहाँ पर इनिशियल उसकी जो भी हमें वेलोसिटी दे रखी है तो उससे रिलेटेड उसकी यहाँ पर हाइट तो हम 0 बोल देंगे. फिर यहाँ पर हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. ओके तब यहाँ पर आप इनिशियल उसकी काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर. The initial kinetic energy of cylinder तो उसकी इनिशियल अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर सोचे तो यहां पर उसकी लीनियर एंड रोटेशनल एनर्जी मिक्स होगी. ओके देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर अगर मैं KI ऐसे लिखूं तो दोनों एनर्जी होगी. मतलब ऐसा बोल सकते हैं हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर. फिर ऐसा लिखें कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिलेंडर देन UI इनिशियल तो हाइट है 0 देयरफॉर इनिशियल टोटल एनर्जी then total energy means kinetic plus potential. तो वो तो होगी सिर्फ हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ओके चलो अब यहां से आगे करेंगे. सपोज ये d डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है मतलब वो जो है वो एज हाइट तक पहुंच सकता है. वैसा लिखते हैं हम कंसीडर सिलेंडर कैन रीच अप टू हाइट h. तो वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी मतलब काइनेटिक 0 पोटेंशियल मैक्सिमम. देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF0 एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF इज mgh. लेकिन यहां पर हमें तो चाहिए उसका डिस्टेंस कि वो कितना ऐसे स्लोप पर जा सकता है.
तो फिर h को हमें d के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ा, तो बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर क्या बोलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज d, देन h इज इक्वल टू d sin थीटा, therefore uf is equal to mg d sin theta, then its total final energy, अगर मैं उसको EF लिखूं then KINUF, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, therefore only mgd sin थीटा। ओके, तो आप बोल सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा दें, तब जो भी उसकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट बोलेंगे, तो टोटल एनर्जी डज नॉट चेंज, मतलब EI इज इक्वल टू EF, इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgd sin थीटा। अब यहां पर हमें दे रखा है सॉलिड सिलेंडर, तो उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, फॉर सॉलिड सिलेंडर I इज, तो सॉलिड सिलेंडर मतलब हमारे डिस्क जैसा, इट इज mr स्क्वायर बाय 2 एंड ओमेगा हम बोल सकते हैं v अपॉन r, therefore क्या बोलेंगे, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर बाय 2 एंड v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mgd sin थीटा। ओके, तो देखो यहां पर अगर हम मास कॉमन निकाल दें देन इट विल बी कैंसल्ड, r स्क्वायर कैंसल्ड, क्या बचा यहां पर v स्क्वायर बाय 2 प्लस v स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू gd sin थीटा। तो यहां पर अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 2 यहां पर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 3v स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू gd sin थीटा। तब हमें जो d कैलकुलेट करना है तो बोल सकते हैं हम 3v स्क्वायर, अब यहां पर जो भी हमारी ये v है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, तो हर एक जगह पर v को हम vi ही बोल देंगे, देन d को सबट्रैक्ट करें, देन 3v स्क्वायर अपॉन 4g sin थीटा। तो चलो अब क्या होगा, देन 3 इनिशियल वेलोसिटी 5 है तो उसका स्क्वायर 25, ये 9.8 एंड साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 मतलब यहाँ 2 कैंसिल भी हो जाए, तब d कितना होगा, करो कैलकुलेशन, 3 into 25 75 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 9.8 मतलब 3.82 मीटर तक वो जा सकता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, ऐसे ए वीडियो पॉज करके लिख दो इतना आंसर, अभी हमारा बी आंसर बाकी है। चलो, तो अब सेकंड में क्या बोला है हमने कि उसको ऐसे बॉटम पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहां पर अब देखो सेकंड के लिए सोचे तो जो सिलेंडर यहां से यहां तक जाएगा और वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा,
तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही वापस आने के लिए लगेगा, द सेम टाइम इज रिक्वायर्ड। तो यहां से यहां तक का टाइम अगर हम कैलकुलेट कर दें फिर उसको लास्ट में डबल कर दें, तो बोल सकते हैं कंसीडर टाइम रिक्वायर्ड टू कवर distance d on the slope is t। तो यहां पर इनिशियल है, उसकी फाइनल 0 है, तो एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। तो फाइनल है ये, तो फाइनल 0, ये हमारी इनिशियल प्लस 80। Therefore, what we can say about the acceleration? ये इधर आएगा तो माइनस vi अपॉन t से एज इक्वेशन नंबर 1 या 1 और 2 दे रखे हैं आगे, देन डायरेक्टली 3 या फिर कोई भी नंबर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चलो ऐसे ही। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू vi अपॉन t। फिर एक दूसरा भी हम बोल सकते हैं यूजिंग v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। तो ये फाइनल तो 0 माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। देन व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन vi स्क्वायर अपॉन 2d। दोनों एक्सेलरेशन कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग then minus vi upon t is equal to minus vi square upon 2d। तो एक vi तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, और इसका हम इनवर्स कर दे तो हमें टाइम मिल सकता है, then it is 2d upon vi। ओके, चलो तो अब ये 2 डिस्टेंस कितना मिला हमें 3.82 और इनिशियल स्पीड तो उसकी 5 है, करो कैलकुलेशन। तो 2 इंटू 3.82 डिवाइडेड बाय 5, उसको कुछ टाइम लगेगा 1.528 सेकंड। देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट बॉटम t1 इज इक्वल टू 2t, मतलब इसका डबल कर दो, तो इसका डबल करेंगे हम तो मिलेगा हमें नियर अबाउट 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में वो जो है वो वापस नीचे आएगा। चलो वीडियो पॉज करके पूरा आंसर लिख दो। ओके, चलो अब नंबर 22 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कि ऐसे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने बहुत बार कैलकुलेशन कर दिए हैं, जिसमें हमें लीनियर एंड रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम करने हैं। पढ़ लो क्वेश्चन अच्छी तरह से फॉर द नंबर 22, और उसके सिमिलर क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज में 8, और आगे जो भी हमने एग्जाम्पल्स कर रखे उसमें एग्जाम्पल में 7.8 एंड 7.9 ये उसका रेफरेंस है। अगर ये तीनों न्यूमेरिकल तुम्हें आते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर द नंबर 22। देखो 22 में हमें डायग्राम भी दे रखा है कि 2 लेडर हमें दे रखी है ऐसे कुछ, ये हम ग्राउंड बोल देंगे हमारा, द लेडर AB एंड लेडर AC, और लेंथ ऑफ द लेडर हमें दे रखी है कितनी है 1.6 मीटर, मतलब ये जो भी लेंथ है दोनों साइड की इट इज 1.6 मीटर। अब वहां पर ही एक हमें ऐसा रॉक दे रखा है जो उसके सेंटर पर लगा है जैसे DE, और DE की लेंथ भी हमने दे रखी है 0.5 मीटर, जो हम यहाँ पर पूरा लिस्ट आउट कर देंगे।
और फिर ऐसा बोल रखा है कि बी से 1.2 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है एफ, जिस पर कुछ ऐसे हमें वेट लगाना है, मास है उसका 40 kg। देन कैलकुलेट the tension produced inside of the rope and whatever the forces, normal forces exerted by the ground। normal forces मतलब B जो है, B पर नॉर्मल फोर्स लगेगा NB और यहाँ पर फोर्स लगेगा NC। अब D के रिस्पेक्ट में हम उसका टेंशन फोर्स बोल सकते हैं T यहाँ पर, और E के रिस्पेक्ट में उसका टेंशन फोर्स बोल सकते हैं हम यहाँ पर। ओके, और हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है विथ रिस्पेक्ट टू A बोल रखा है, तो A के लिए कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे हम, तो ये उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो ये BLLC सेम हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर पूरा पहले लिस्ट आउट कर दे कि जो AB या AC है दैट इज 1.6 मीटर। ओके, फिर जो DE है वो हमें दे रखा है 0.5 मीटर, ये जो रॉक है उसकी लेंथ है वो 0.5 मीटर। अब B से F का डिस्टेंस हमें दे रखा है 1.2 मीटर दे रखा है। तो अगर तुम ऐसे थोड़ा विजुअलाइज करो, देखो ये इसके मिड पॉइंट पर है, मतलब DB लिखो कि DA लिखो कि AE लिखो या EC लिखो, ये इसके मिड पॉइंट पर है, मतलब 0.8 मीटर हो जाएगा। तो इतना है 0.8 मीटर, ये पूरा है 1.2, तो ये कितना बचेगा 0.4, तो ये भी 0.4, तो ये भी 0.4। इसका मतलब F जो है वो इन दोनों के मिड पॉइंट पर है। आ गया समझ में? ओके, चलो अब करना है हमें इसका टेंशन फोर्स और उसका नॉर्मल फोर्स। तो सबसे पहले हम बोल देंगे कंडीशन फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो सेम होगा, तो लिख देते हैं कंडीशन फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम क्या होगी? तो उसके लिए हम बोल सकते हैं NB प्लस NC इज इक्वल टू W। इसका मतलब NB प्लस NC, हाँ यहाँ पर हमें मास भी कुछ दे रखा है 40 kg, देन ये हो जाएगा mg, देन MB प्लस NC 40 इंटू 9.8 करो, कितना होगा 392। इनसे ऐसे इक्वेशन नंबर 1, अगर कोई भी एक वैल्यू मिल गई हमें तो दूसरी मिल सकती है फ्रॉम दिस इक्वेशन। चलो अब करते हैं हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए दोनों पार्ट हम अलग अलग करेंगे। पहले AC के लिए सोचेंगे और फिर AB के लिए। तो पहले करते हैं फॉर AC, उसमें भी कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और उसमें हमारा रेफरेंस पॉइंट A लेना है with respect to A। Either you can say consider the reference point A या with respect to A बोल देंगे। तो देखो यहाँ पर दो फोर्सेस है, एक लग रहा है NC और दूसरा लग रहा है टेंशन फोर्स। यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट बोल देते हैं G। तो चलो पहले NC के लिए करते हैं। तो A पॉइंट उसी का ऐसे लाइन में पॉइंट A है, ओके, तब यहां पर हम बोल सकते हैं देखो A पॉइंट यहां पर, उसी का जो L पॉइंट है वो यहां पर, और C है वो यहां पर है।
और फोर्स लग रहा है NC अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हम डिस्टेंस लेंगे क्योंकि हमें ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स से लेना होगा। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स, देन LC, तो ये डिस्टेंस होगा। और अब यहां पर हमें इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना है R क्रॉस F, टॉर्क लेना है। तो ये R और ये F, R क्रॉस F ऐसे करेंगे, मतलब ये होगा हमारा आउटवर्ड, तो इसकी टॉर्क की डायरेक्शन हमें मिली आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, फिर हमें लेना है अब T, तो T का जो फोर्स है, मतलब टेंशन फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में, तब हमें उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़े AG। तो देखो अब यहां अगर हम बोल दें कि A पॉइंट यहां पर, उसका G पॉइंट यहां पर, और जो टेंशन लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू E, वो जो है वो ऐसे, तो इसको अगर हम इसको एक्सटेंड करें या फिर ये जो AG है वो डिस्टेंस, देन टेंशन को अगर हम एक्सटेंड कर दें T को, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस AG। तो फिर अब करेंगे R2F, ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है, तो R2F, ओके, तो R2F, सॉरी यहां पर भी हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के टेल जो है वो एक पॉइंट पर होने चाहिए। ओके, तो AG को भी एक्सटेंड करना पड़े और टेंशन को भी एक्सटेंड करना पड़े, तब हमें यहां पर दोनों के टेल एक साथ मिलेंगे। फिर बोलेंगे हम R2F, तो R2F अगर हम करें ऐसे, R से F की डायरेक्शन में रोटेट करो, तो ये होगा हमारा इनवर्ड, तो आउटवर्ड इनवर्ड बैलेंस हो जाएगा। तब क्या बोल सकते हैं हम, LC इज इक्वल, LC इंटू MC इज इक्वल टू AG इंटू T। यहां पर भी दोनों ऐसे फोर्स एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। तो अब देखो LC ये कितना होगा, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से अगर मैं बोलूं तो ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके जितना ही होगा और फिर ये डबल हो जाएगा। तो ये हमारा DE डिस्टेंस है वो कितना है 0.5, उसका हाफ मतलब 0.25 और उसका वो डबल हो जाएगा। तो फ्रॉम फिगर LC मिलेगा हमें 0.5 मीटर। ऐसा समझ में नहीं, फिर से देखो DE कितना है 0.5, ये इसका मिड पॉइंट है, तो GE कितना होगा, तो GE होगा 0.25, उसका हाफ, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसका डबल हो जाएगा, 0.25 का डबल कर दो 0.5 डायरेक्ट। ओके, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.5, तो ये भी मिलेगा हमें 0.5 क्योंकि डबल ही, दोनों ऐसे मिड पॉइंट पर डबल ही होगा। चलो फिर AG कैसे करें, ये डिस्टेंस कैसे करें, तो ये मिल गया हमें कितना 0.25, AE हमें मालूम है 0.8, पाइथागोरस करके AG निकाल देंगे। फॉर ट्रायंगल AGE क्या बोल सकते हैं, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AG स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर, हमें चाहिए AG, देन AG स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर माइनस GE स्क्वायर। चलो तब AE मतलब ये होगा हमारा 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर माइनस GE हमने बोला इसका हाफ होगा 0.25, उसका भी स्क्वायर, तो करो कैलकुलेशन, 0.8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 0.064
0.64 माइनस 0.25 का स्क्वायर होगा 0.0625, देन 0.64 माइनस 0.0625 जो मिला उसका तुम डायरेक्ट रूट निकाल लो, तो इट इज 0.759 अप्रोक्सीमेट 0.76 मीटर। ओके, तो एजी मिल गया हमें 0.76। तो यहां पर अब देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एलसी हमारा 0.5, तो 0.5 एलसी इज इक्वल टू 0.76 t। Therefore, what we can say about the NC? So 0.76 divided by 0.5 into t. करो कैलकुलेशन। 0.76 divided by 0.5, it is 1.5 t. Say as इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी अगर हमें टेंशन मिल गया तो एनसी मिल सकता है, एनसी हो गया तो टी हो सकता है। बस उसी के लिए अब एक और इक्विलिब्रियम बाकी है 4AB, जैसे हमने AC के लिए किया ऐसा ही करना है हमने AB के लिए कि 4 लेडर AB, उसमें भी कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम और विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। ये पॉइंट तुम्हें यहां पर लिख देना है वैसे। अब देखते हैं nth B के लिए, तो B पॉइंट यहां पर है, L पॉइंट यहां पर, तो जैसे हम यहां पर ड्रॉ करें तो ये B पॉइंट है, ये A है, उसके नीचे यहां पर L है, यहां पर लग रहा है फोर्स NB, ये डिस्टेंस होगा हमारा परपेंडिकुलर के लिए, और इसको हमें एक्सटेंड करना पड़े तब दोनों के टेल एक साथ आएंगे। और फिर R से F, तो अगर R से F करेंगे तो ये हुआ इनवर्ड। ओके, चलो फिर एक है टेंशन फोर्स T के लिए, तो T के लिए टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, और अगर ये मिलेगा हमें AG, मतलब अब यहां पर मैं नीचे लिख दूं तो देखो D पॉइंट यहां पर है, G पॉइंट यहां पर है और A पॉइंट यहां पर है। टेंशन जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये AG है वो डिस्टेंस कुछ ऐसे है। अब टेंशन फोर्स को एक्सटेंड करना पड़े और हमारा जो डिस्टेंस है उसको भी एक्सटेंड करना पड़े, तब दोनों की टेल एक साथ आएगी और डिस्टेंस से फोर्स R क्रॉस F ये होगा हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, फिर जो है वो F के लिए, तो अब पहले अभी बाकी है हमारा आंसर, लेकिन पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख दो और ये इक्वेशन को याद रखना, इसलिए मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ कि उसकी हमें रिक्वायरमेंट है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बोली है। चलो, तो अब F के लिए मतलब W के लिए, तो देखो W के लिए F पॉइंट है वो यहां पर, और उसका मैं अगर कोई भी यहां पर पॉइंट ले लूं L कोई भी पॉइंट M ले लेता हूं, तब हमें यहां पर M से G का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो हम बोल देंगे W फोर्स है नीचे, और यहां कहीं पर हमारा है वो M पॉइंट, और A से रिस्पेक्ट में लेना है, मतलब जो G पॉइंट है A पॉइंट कुछ इधर, तब W नीचे G से M ये डिस्टेंस हो गया 90 डिग्री, ये कर देंगे R से F, देन इट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड सेम हो जाएगा, मतलब यहां पर अब
देंगे एन बी इंटू बी एल इज इक्वल टू, यहां पर होगा टी इंटू ए जी प्लस डब्ल्यू इंटू एम जी। ओके, चलो एम बी, बी एल कितना, बी से एल 0.5 इज इक्वल टू टी, ए जी कितना मिला हमें 0.76 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा है 392 एन, एम से जी का डिस्टेंस। तो देखो ये भी, ये एफ है वो, इसका भी मिड पॉइंट हमने बोला है यहां पर, इसका मतलब ये जो है उसका भी ये हाफ होगा। तो पूरा डिस्टेंस है 0.5, उसका ये हाफ हो गया 0.25 और उसका भी हाफ, मतलब 0.125 होगा। इट इज 1.25, 0.5 divided by 2 divided by 2, हाँ सॉरी 0.125। ओके, तब यहां पर ये एन बी 0.5 इज इक्वल टू टी 0.76 प्लस ये कितना होगा 392 इंटू 0.125, 392 इंटू 0.125, ये मिलेगा हमें कुछ 49। ओके, तो अब ये जो है एन बी 0.5 इज इक्वल टू, देखो टी, टी हमें मिल सकता है ऐसे, टी को तुम सब्जेक्ट कर दो तो NC अपॉन 1.52, इसका मतलब ये होगा 0.76 डिवाइडेड बाय 1.52 इंटू NC प्लस 49, तो 0.76 डिवाइडेड बाय 1.52 इट इज 0.5, तो NB 0.5, ये 0.5 NC प्लस 49, यह है समझ में। हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 2 से t को सब्जेक्ट करके NC डिवाइडेड बाय कर दिया। तब देखो यहां पर अगर इसको हम इस साइड ले आए तो क्या होगा, NB 0.5 माइनस NC 0.5 इज इक्वल टू 49, कॉमन आउट 0.5, NB माइनस NC इज इक्वल टू 49। देन what we can say about the NB minus NC, then 49 divided by 0.5, करो चलो 49 divided by 0.5, it is 98, says equation number 3. Now from equation number 1 and 3, देखो यहाँ पर NB plus NC, यहाँ पर NB minus NC, दोनों को ऐड कर दो, then adding इक्वेशन 1 and 3, चलो ऐड करो दोनों को, तो चलो ऐड करो दोनों को 1 and 3 को, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2MB, ओके, और इसको ऐड करेंगे NC तो कैंसिल हो गया, देन 392 प्लस 98 ये हो गया 490 और NB मिल गया। अब हमें डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इट इज 245 न्यूटन। देखो ये NB हो गया, ओके। अब अगर
एनसी करना है तो यहां से कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. व्हाट अबाउट द एनसी? इट इज 392 माइनस एनबी. ओके, देन एनसी हम बोल सकते हैं 392 माइनस 245, इट इज 147. ओके, तो एनसी भी हो गया नॉर्मल फोर्स. चलो अब कौन सा बाकी बचा? टेंशन फोर्स. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा हमें? टेंशन कैसे मिलेगा? वैसे तो टेंशन बहुत सारा है हमें एग्जाम का भी, फिर भी हमें टेंशन फोर्स करना है तो लिख सकते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बोलेंगे? D इज इक्वल टू NC अपॉन 1.52. व्हाट अबाउट द NC? 147 डिवाइडेड बाय 1.52, इट इज 96.7, नियर अबाउट 97 न्यूटन. ओके, तो तीनों फोर्स हमें मिल गए. एनबी जो नॉर्मल फोर्स है और उसका यहाँ पर रॉक के ऊपर टेंशन फोर्स भी हो गया. ओके, चलो वीडियो पॉज करके लिख दो, कंप्लीट कर दो ये आंसर.